हाँ जी, बिल्कुल जी क्लियर है जी, आवाज आपकी आप। आवाज क्लियर है। जी जी सर, आवाज़ क्लियर है। ओके। ओके, तो आज हमारी प्रैक्टिकल क्लास है। जो हमने कल डिस्कस किया था रैग के बारे में, आज हम उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे कोड के थ्रू। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं कल का आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। एक्चुअली कल हमने रैग में दो प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी कि किस तरह हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती हैं, और उनका फिर हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस किया था कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस मैं आपको ओवरव्यू दूंगा उसका, एंड देन हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। तो हमने देखा था कि रैग में बेसिकली जब हम हमारे डॉक्यूमेंट्स में से आंसर रिट्रीव कर रहे होते हैं यूजिंग मॉडल्स, एंड उसमें हमारे पास मेजरली तीन तरह के इश्यूज आते हैं। या तो यूजर की क्वेरी बहुत एम्बिवियस होती है, एम्बिवियस मतलब वो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, एक्चुअल क्लियर मीनिंग उसका डिफाइन नहीं होता, जिस वजह से जब मॉडल उसमें से टेक्स्ट को रिट्रीव करता है, चंक्स रिट्रीव करता है, तो वो एक्यूरेट चंक्स नहीं होते, तो रॉन्ग चंक्स हम रिट्रीव कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम ये थी। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जब चंक्स हम रिट्रीव कर रहे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि एक चंक में हमारे क्वेश्चन का आंसर ना हो, मे बी वो दो से तीन चंक्स में हो, और हम एक ही चंक जो सबसे ज्यादा हमें मीनिंगफुल लग रहा हो हम वो रिट्रीव कर रहे हैं उसमें से। तो उस केस में भी जब हम एलएलएम से या मॉडल से आंसर लेंगे तो वो भी क्लियर नहीं होगा, वो आंसर भी रॉन्ग होगा, उसमें हेलुसिनेशन होगी, या इवन मॉडल आंसर ही नहीं करेगा हमें उसका। तीसरी चीज हो सकती है कि वो मॉडल इररेलेवेंट चंक्स को अपनी उसके जो अकॉर्डिंग वो इररेलेवेंट चंक्स को उसमें से रिट्रीव कर ले, तो उस केस में भी हमारी जो आउटपुट है वो ठीक नहीं आएगी। अब इररेलेवेंट किस तरह आ सकते हैं, बेसिकली हम देख रहे थे कि वो सिमेंटिक मीनिंग की बेस के ऊपर चंक्स को रिट्रीव कर रहा था मॉडल उसमें से। तो अब अगर उसका जो सिमेंटिक मीनिंग है वो उसे गलत अंडरस्टैंड कर ले, तो भी हमारे आंसर करेक्ट नहीं हो सकते थे। तो इस केस में हमने देखा थे एक और अप्रोच हमने देखी थी हाइब्रिड सर्च की। हाइब्रिड सर्च में हम क्या कर रहे थे, हम दो डिफरेंट टेक्निक्स को, डेंस सर्च और स्पार्स सर्च को कंबाइन यूज कर रहे थे। हम डेंस सर्च भी यूज कर रहे थे जिसमें हम सिमेंटिक मीनिंग की बेस के ऊपर चीजें रिट्रीव कर रहे थे, और हम स्पार्स सर्च भी यूज कर रहे थे जिसमें हम एक्चुअल कीवर्ड की बेस पे चीजें रिट्रीव कर रहे थे, और उसके बाद हम वो दोनों चीजें मॉडल को देके उसमें से जो हमारी यूजर की क्वेरी थी उसका आंसर फाइंड कर रहे थे। तो बेसिकली आज हम यही सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे विद कोड। तो आज का जो हमारी आज की जो लैब होगी वो बेसिकली हम ये सारी चीजें कवर करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट में किस तरह हम टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, फिर हम उसकी चंकिंग किस तरह से करते हैं कि हम उसे चंक्स में किस तरह डिवाइड करते हैं, देन उसको हम एम्बेडिंग के थ्रू जो डेटाबेस में हम स्टोर करवाते हैं फॉर सिमेंटिक सर्च, वो हम किस तरह एम्बेडिंग्स किस तरह क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल उसे जब स्टोर करवाएंगे एज ए वेक्टर, तो हम उसे डेटाबेस में स्टोर किस तरह करवाएंगे। देन हम यूजर से एक क्यूरी भी लेंगे, और उन दोनों को कंबाइन करके जो हमें चंक्स रिट्रीव हुए होंगे और यूजर की जो क्यूरी होगी वो हम एक एलएलएम को देंगे, और उसके थ्रू हम उससे आंसर फाइंड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में से। तो हम उसी की तरफ अब देखते हैं। ओके, सो ये हमारा कोड है। एक और बात, आपने जो भी ये कोड है या जिस तरह भी ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपने इनको मेमोराइज नहीं करना, आपने बस इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है। ये चीजें आप अब इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हमने इंस्टॉल की हैं, आपने ये याद नहीं करनी कि ये डिपेंडेंसी है, हमने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इसमें इंस्टॉल किया है, आपने स्पेलिंग्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं आपने याद करनी। आप ये डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन भी मैंने इस नोटबुक में अटैच कर दी है, ये भी आपको मिल जाएगी। आपने बस चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि वर्क किस तरह करती हैं और हम चीज़ें इंप्लीमेंट कर किस तरह से सकते हैं। ये चीज़ें विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएंगी, कि आप ये याद होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको आपने बस अभी अंडरस्टैंड करना है। तो हम स्टार्ट में कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करते हैं। डिपेंडेंसीज बेसिकली हम कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं जिनके अंदर हमारे पास ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे कोड में। तो हम सबसे पहले उन्हें इंस्टॉल करेंगे। वो इंस्टॉल होने के बाद हम उनको इंपोर्ट कर लेंगे हमारे कोड में, मतलब उन्हें यूज करने के लिए हम हमारी इस फाइल के अंदर ले आएंगे। अब एक और चीज, ग्रॉक हम मॉडल यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग आंसर।
हम कहाँ पे आंसर फाइंड कर रहे हैं? बेसिकली जब हमने मॉडल को चंक दिए हमारे, उसमें से हमने उसकी चंकिंग भी कर ली, एम्बेडिंग भी कर ली, उसमें से हमने जो वेक्टर में से डेटा था वो रिट्रीव भी कर लिया। अब हम इस स्टेप तक आ गए थे। रिट्रीव करने के बाद अब हम हमारे जो रिट्रीव्ड चंक्स हैं वो, और जो यूजर की क्यूरी थी, यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा था वो, ये दोनों कंबाइन करके हम एक एलएलएम मॉडल को देते हैं, एक एलएलएम को देते होते हैं। और उससे जो आंसर हमें रिटर्न होता है वो हम यूजर को शो करवा देते हैं। अब इस प्रोसेस के लिए ये जो एलएलएम है ये हम एज ए ग्रॉक यूज कर रहे हैं। ग्रॉक के मॉडल्स हम यूज कर रहे हैं। अब ये ग्रॉक की एपीआई की लास्ट लैब में भी डिस्कस हुआ था। मैं अभी आपको फिर भी बता देता हूँ एक दफा कि आप किस तरह ले सकते हैं। ये बेसिकली लिंक भी मैंने इसी नोटबुक में अटैच किया है। आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे, console.grok.com/keys। अब यहाँ पे आपने अपनी की एक क्रिएट कर लेनी है। ये क्रिएट एपीआई की, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसका कोई भी नेम दे सकते हैं, और उसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे यहाँ पे, एंड देन आप इसे सबमिट करेंगे तो आपकी एक की क्रिएट हो जाएगी। सो बेसिकली ये की हमें एक वे प्रोवाइड करती है टू क्यूरी, या उस मॉडल से क्वेश्चन करने के लिए, जिस तरह हम करते हैं क्वेश्चन मॉडल से। तो उसके थ्रू हमें एक गेटवे प्रोवाइड करती है ये एपीआई की, कि आप मॉडल को एक्सेस कर सकते हो। ये की क्रिएट करने के बाद आपने बस यहाँ पे, ये जब नोटबुक आपको शेयर होगी तो उसमें ये की अटैच नहीं होगी, ये वाली की आपने इसे अपनी की के साथ रिप्लेस कर देना है, जो भी की आप जनरेट करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल हमारे टास्क से। तो यहाँ से हम देखते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये अब मैंने एक टेम्परेरी डॉक्यूमेंट्स हमने लिए हैं यहाँ पे। तो जब एक्चुअल वर्क हमारा चल रहा होता है या हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे होते हैं तो हम इस तरह से डॉक्यूमेंट नहीं लेते। ये बस आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हमने टेम्परेरी यहाँ पे लिए हैं। हम पीडीएफ फाइल्स या जो डॉक्स फाइल्स होती हैं वो अपलोड करते होते हैं मॉडल पे। उनके उनसे हम टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम उनके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये बस आज की प्रैक्टिस लैब के लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया है कि हम एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं और इस डेटा में से हम मॉडल से क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे हमने उन जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको लैंग चेन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब वो क्या चीज़ होता है, हम जब देखें यहाँ से हमने जितना भी डेटा एक्सट्रैक्ट किया। अब बेसिकली इस दफ़ा जो हमारे पास डेटा था, जितना भी था, ये सारा डेटा एक ही फॉर्म में था, मतलब हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में सारी चीज़ें अवेलेबल थी। बट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में ऐसा नहीं होता। हमारे पास कुछ डेटा पीडीएफ्स में होता है, कुछ टेक्स्ट फाइल्स में होता है, कुछ इवन हमारे पास स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे पास वर्ड फाइल्स होती हैं। तो मल्टीपल जगह से हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हम कलेक्ट करते हैं यूजर से, उन सब को हम टेक्स्ट के फॉर्म में उनसे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद हम उनके डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। अब ये जो एक डॉक्यूमेंट होता है ये दो चीजें कंटेन करता है। एक तो एक्चुअल जो कंटेंट होता है हमारा वो, कि आपके जो भी फाइल थी उसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो सारा इसके अंदर होगा, कंटेंट। और उसके साथ हमारे पास होता है मेटा डेटा, कि इस फाइल की इंफॉर्मेशन क्या है, इस फाइल का नेम क्या था, इस फाइल का साइज कितना था, या इसमें हमारे पास जो टोकन्स थे वो टोकन्स कितने थे। इस तरह की चीजें होती हैं। इस कंटेंट वाली ये जो फाइल है इसके रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास मेटा डेटा में होती है, और जो एक्चुअल कंटेंट होता है हमारे पास वो कंटेंट के ब्लॉक्स में होता है। और ये एज ए होल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। तो इस तरह हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिए और उनका जो मेटा डेटा था हमने वो उन फाइल्स का नेम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये जो इतना एक डॉक्यूमेंट था उसका नेम हमने जो रखा वो हमने रखा डिसिप्लिनरी पॉलिसी, और उसके अंदर जो कंटेंट था वो हमारा ये सारा कंटेंट था। तो अब डॉक्यूमेंट्स हमारे क्रिएट हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम इस ब्लॉक को रन करेंगे एंड ये हमारे पास क्रिएट हो गया। हमने जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसका, उसके अंदर जो फर्स्ट 200 कैरेक्टर्स थे हमने वो प्रिंट करवा के देख लिया। फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा ये था लीव पॉलिसी वाला, और इसके जो फर्स्ट 200 कैरेक्टर थे, आई गेस यहाँ तक बनते हैं वो, तो हमने वो प्रिंट करवा के देख लिया और वो एक्चुअल में प्रिंट हो रहे हैं। तो मतलब हमारी सारी जो हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए वो एक्चुअल में हो गए करिए। अब हम आते हैं चंकिंग वाले पार्ट। अब बेसिकली चंकिंग में हम क्या करते हैं, हम इसको चंक्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो जितना भी डेटा होता है, जो भी कंटेंट होता है वो सारा चंक्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। अभी ये हमारे पास एक कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट है। बट हम अब इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जितने भी ये 5 से 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इन सबको कंबाइन करके उनको चंक्स में डिवाइड करेंगे।
और उस चंक्स का हम एक साइज रखते होते हैं कि चंक का साइज कितना होता है। ये बेसिकली कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये 300 चंक का साइज होगा। अब चंक ओवरलैपिंग हमने 50 कैरेक्टर्स की दी है। चंक ओवरलैपिंग क्या होती है? इमेजिन हमारे पास इस तरह से एक चंक, हमने हमारे पास कंटेंट था, ये कंप्लीट कंटेंट था एक। इसके अंदर हमने डिफरेंट चंक्स क्रिएट कर दिए। हमने एक चंक बनाया जो कि हमारा था 300 कैरेक्टर्स का। अब इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक एक टॉपिक के ऊपर इस चंक में बात चल रही है, कोई भी टॉपिक वो हो सकता है। अब उस टॉपिक वो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, बट अब हाँ, वो चंक का साइज एंड हो गया, वो 300 कैरेक्टर्स उसके रीच हो गए। तो अगर हम डायरेक्टली एक नया यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अब उन दोनों में एक रिलेशन, एक वो होगी, कोहेरेंस होगी, वो खत्म हो जाएगी। वो दोनों डिफरेंट चंक्स बन जाएंगे। तो अगर मॉडल देख रहा होगा, यहाँ तक उसको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो एंड हो जाएगी, वो इसकी इन्फॉर्मेशन। तो वो सिर्फ इसी चंक को रिट्रीव करेगा। बट अब अभी हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक ओवरलैप क्रिएट किया इस तरह से। सो बेसिकली इसके जो लास्ट 50 चंक्स होंगे, हमारे लास्ट 50 जो कैरेक्टर्स होंगे इस चंक के, वो हमारे दूसरे वाले चंक के साथ फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स, उसके फर्स्ट 50 कैरेक्टर बन जाएंगे। उनमें ओवरलैपिंग हो रही होगी, वो उसके लास्ट 50 और जो सेकंड वाला चंक होगा उसके फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स, वो दोनों सेम होंगे। ताकि जब मॉडल उस हम रिट्रीव कर रहे हो, तो अगर हमारा एक ही टॉपिक चल रहा है तो हम सेम उसको रिट्रीव कर पाए, दोनों चंक्स को हम रिट्रीव कर रहे हैं उसमें से। तो बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ओवरलैपिंग का, इस वजह से हम ओवरलैपिंग कर रहे होते हैं। अब चंक्स ओवरलैपिंग हो गई, अब हम इसे देखते हैं कि हमने चंक्स किस तरह से डिवाइड किए। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट जो 6 वाला था उसकी हमने चंकिंग किया, उसमें 8 उसने चंक्स क्रिएट करते हैं। अब हमारा मेन स्टेप जो आता है, जो हमने कल दो चीजें डिस्कस की थी, डेंस रिट्रीवल और स्पार्स रिट्रीवल। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस था डेंस सर्च में एंड स्पार्स सर्च में। डेंस सर्च में हम क्या कर रहे होते हैं, हम जब यूजर से क्वेश्चन लेते हैं, या इवन हमारा जो पहले डॉक्यूमेंट होता है, हम उस डॉक्यूमेंट की एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। लाइक हमने यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिट किया, चंक किया, और उसके बाद हमने उसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट कर दी। एम्बेडिंग्स बेसिकली वेक्टर्स होते हैं, नंबर्स की फॉर्म में हम एग्जांपल डेटा स्टोर करवाते हैं एम्बेडिंग में। इस तरह से एम्बेडिंग्स में डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, और उसके बाद 3.4, और जो भी हमारे पास यूजर की तरफ से डेटा होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उसको इस तरह वेक्टर्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। अब एम्बेडिंग्स की फॉर्म में वो स्टोर हो गया, हमने उसके वेक्टर्स बनाए और उसको हमने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करवा दिया। अब उसके ऊपर हम सिमेंटिक सर्च या सिमिलैरिटी सर्च अप्लाई करते हैं, और उस बेस में हम करते हैं। हम उसके ऊपर एक्चुअल जो कीवर्ड्स होते हैं उसकी बेस पे सर्च नहीं कर रहे होते। हम सर्च करते हैं कि क्या जो दो यूजर ने जो हमें क्यूरी दी है उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, क्या उनका सिमिलर मीनिंग है। ऐसे जितने भी कीवर्ड्स या जितने भी चंक्स होंगे जिसमें हमें सिमिलर मीनिंग मिल रहा हो, इवन हमें एक्चुअल कीवर्ड्स नहीं मिल रहे होंगे उसके अंदर से, तो हम उन सबको रिट्रीव कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी एक एग्जांपल भी दी थी कि फॉर एग्जांपल अगर यूजर की क्यूरीज में एक कीवर्ड यूज होता है डेज ऑफ, तो अब हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं भी डेज ऑफ का ऑप्शन नहीं है, बट कीवर्ड नहीं है। बट उसके अंदर हमने एनुअल लीव का एक कीवर्ड या एनुअल लीव के बारे में हमने बात की हुई है। तो जब हम डेंस सर्च सर्च करेंगे तो डेज ऑफ की बात हो रही होगी, तो वो एनुअल लीव वाला जो चंक होगा, जो वो वाला पार्ट होगा, वो उसे भी रिट्रीव कर लेगा। तो डेंस सर्च हमारे पास एक्चुअल में मीनिंग की बेस पे चीजों को रिट्रीव करता है। उनकी जितनी मीनिंग सिमिलर होंगे, वो आपस में जितनी सिमिलैरिटी रखते होंगे, उस बेस पे हम चीजों को रिट्रीव करते हैं उसमें से। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारे इस कोड ब्लॉक में हमारे पास क्या होगा कि हम एक मॉडल यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग्स के लिए। हम उससे एम्बेडिंग्स क्रिएट करेंगे। जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, हमारे पास 6 डॉक्यूमेंट्स हैं, हम इन सब के एम्बेडिंग्स क्रिएट करके इन्हें स्टोर करवा लेंगे हमारी डेटाबेस के अंदर। तो हमारे पास एक्चुअल में कितने स्टेप्स हो गए? हमने देखा कि हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट भी किए, इस केस में हमने डॉक्यूमेंट खुद बनाए थे। हमने उनको टेक्स्ट के फॉर्म में स्प्लिट किया, उन सबको स्प्लिट कर लिया। देन हमने उनके चंक्स क्रिएट किए 300 कैरेक्टर्स के, और अब हमने उनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट की। तो अगर मैं इनकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करें हम ओके, आई गेस ये थोड़ा टाइम देगा। तो ये इसकी एम्बेडिंग्स क्रिएट हो रहे हैं, तब तक हम देखते हैं कि स्पार्स
हमारे पास सर्च क्या आती है। हमने हमने डेंस सर्च देख लिया कि वो एक्चुअल मीनिंग या सिमिलर जितनी चीजें होती हैं उसकी बेस पे जज कर रही होती है, उसकी बेस पे हम कंटेंट को रिट्रीव कर रहे होते हैं। हमारे जितने भी चंक्स होते हैं उस बेस पे हम रिट्रीव करते हैं उन्हें। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमें सिमिलैरिटी नहीं में हमें एक्चुअल जो कीवर्ड्स हैं वो चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी यूजर का नेम यूज हो रहा है, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स में मैंने किसी हमजा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करवाई हुई है और मुझे वो जानना है, तो अगर वो हमजा से रिलेटेड सर्च करेगा तो उसे एक नाउन के रिलेटेड चीजें नहीं मिलेंगी। बिकॉज अब हमजा एक नेम है, एक नाउन है, उससे सिमिलर इंफॉर्मेशन वहां पे उसे नहीं मिलेगी। उसके अंदर हम जो सिमिलर इंफॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी है, एक गाड़ी का नाम है, कोई भी कार है, या फिर अगर हम कार और बाइक दोनों देखें तो उनकी जो सिमिलैरिटी होगी वो एक व्हीकल के साथ ज्यादा होगी। वो व्हीकल है, वो दोनों चीजें ही एक व्हीकल है। तो उस बेस पे जो हमारे सिमिलैरिटी सर्च में जो चीजें मिलेंगी, अगर मैं कार के लिए करता हूँ तो देर आर हाई चांसेस कि मुझे बाइक या व्हीकल उसमें से रिट्रीव होके मिले। बट अगर एक नाउन के लिए हम करते हैं तो हमें वो चीज नहीं मिलेगी, हमें एक्चुअल कीवर्ड सर्च करने होते हैं। तो इसी तरह और भी मल्टीपल केसेस होते हैं जिसमें हमें एक्चुअल कीवर्ड चाहिए होते हैं। अब उस केस में हम यूज करते हैं स्पार्स सर्च को। स्पार्स सर्च बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर हम जस्ट कीवर्ड्स की बेस पे सर्च करते हैं। हम एक कीवर्ड, यूजर की जो क्वेरी होती है, उसे पूरे डॉक्यूमेंट में स्कैन करते हैं और जहां पर वो एक्चुअल कीवर्ड हमें मिल जाता है वो उस चंक को या उस पार्ट को वो रिट्रीव कर लेता है और वो हमें दे देता है। अब इन दोनों सिनेरियोज में ऐसा हो सकता है, हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज ऐसे होंगे जिसमें अकेला अगर हम डेंस सर्च यूज करें तो वो भी एफिशिएंट नहीं होगा और अकेली स्पार्स सर्च भी एफिशिएंट नहीं होगी। तो इसके लिए हमने कल ही डिस्कस किया था हाइब्रिड सर्च, कि हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके यूज करेंगे। अब वो कंबाइन हम किस तरह से करेंगे उन्हें, हम बेसिकली दोनों सर्चेस करेंगे और हम इसके भी जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो स्टोर करवा लेंगे अपने पास, और इसका भी जो बेस्ट रिजल्ट होगा वो स्टोर करवाएंगे। और जब हम एलएलएम से क्यूरी करेंगे उस बारे में तो हम वो दोनों चीजें उसे साथ में अटैच करके भेजेंगे। तो ये आई गेस हमारे पास हो गया। तो ये उसका रिजल्ट था। हमने यहाँ पे उससे क्यूरी की थी हाउ मैनी डेज आई कैन टेक ऑफ, और उसने सिमेंटिक सर्च की बेस पे, ये आपने याद रखना है कि हमारे जो उसके अंदर था हमने ये डेंस रिट्रीवल किया है तो इसने सिमिलर मीनिंग की बेस पे हमें आंसर जो फाइंड करके वो दिया है। हाउ मैनी डेज आई कैन टेक ऑफ, तो इसका आंसर हमें उसे मिला है अनयूज्ड एनुअल लीव कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर अप टू अ मैक्सिमम 10 डेज। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मतलब अटकी हुई है। ओके, तो आप लोगों ने कहा था, आई गेस मैं लीव हो गया था शायद। अभी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर, स्क्रीन विजिबल है और आप डेंस सर्च और स्पार्स सर्च पे थे। ओके, तो डेंस सर्च में हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया। उसने रिट्रीव कर लिया। अभी आपने यहाँ पे एक चीज देखनी है, हमने उससे क्यूरी की हाउ मैनी डेज कैन आई टेक ऑफ। अब हमारे जो डॉक्यूमेंट था उसमें मैंने आपको बताया कहीं भी हमने टेक ऑफ का वर्ड यूज नहीं किया था। बट जो हमें रिजल्ट मिला है वो कुछ ऐसे है कि अनयूज्ड एनुअल लीव्स कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 डेज। तो उसने खुद ही सिमिलर मीनिंग की बेस पे जज कर लिया कि जो टेक ऑफ है ये सिमिलर है एनुअल लीव के अकॉर्ड, एनुअल लीव से। तो उसने हमें ये वाला चंक रिट्रीव कर दिया, ऑल दो इसके अंदर बिल्कुल भी सिमिलर जो कीवर्ड्स है वो यूज नहीं है। जो टेक ऑफ था वो इस पूरे उसके जो रिट्रीव चंक आया है उसमें कहीं पर भी नहीं। तो इसमें हमने देखा कि किस तरह उसने सिमिलर मीनिंग की बेस पे हमें चंक्स रिट्रीव करके दिए। अब नेक्स्ट हम स्पार्स रिट्रीवल की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अब हम इससे स्पार्स रिट्रीवल करेंगे। और सर ये जो हमारा डेंस सर्च होता है ये, हाँ, सेमेंटिक सर्च ही कहते हैं इसे, जी, जो इसे हमारा बाय सिमेंटिक, डिफॉल्ट हम रैग में यूज करते हैं जी, ये एज ये ए। सिमेंटिक सर्च ही है, सिमिलैरिटी सर्च भी इसे बोलते हैं। हम बाय डिफॉल्ट इसे ही यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें इशू ओके। यही आ जाता है कि अगर हमें कीवर्ड की बेस सर्च सर्च करना है तो वो हम नहीं कर पाए। ओके, तो ये हमारे पास स्पार्स रिट्रीवल का भी रिजल्ट आ गया। तो इसके ऊपर हमने क्यूरी की थी, सिर्फ एक कीवर्ड हमने सर्च किया था हमजा खान, तो उससे रिलेटेड जितने भी वो कीवर्ड यूज हो रहे थे उसमें टॉप रिजल्ट्स में ये हमजा खान जिनमें इंक्लूड था वो उसने हमें रिट्रीव करके दे दी। अब हम देखते हैं कि हम इन दोनों को किस तरह यूज कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये हमारे पास हाइब्रिड सर्च इस तरह से वर्क करेगी कि जो भी यूजर क्यूरी होगी, हम उस क्यूरी को अब डेंस सर्च के लिए हमें उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगी। तो हम सिर्फ डेंस सर्च के लिए उसे एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, और जितना भी हमारे पास एम्बेडेड डेटा होगा यूजर की तरफ से गिवन, हम उसके ऊपर उसमें से सर्च करेंगे। इस पार्ट में मैं इस पार्ट को आपको बता रहा हूँ। ये हमारा डेंस सर्च वाला पार्ट है, और सिमिलरली ये हमारा स्पार्स सर्च वाला पार्ट है। हम दोनों से टेक्स्ट जो चंक्स होंगे हमारे वो रिट्रीव करेंगे, और उनको हम स्कोर की बेस पे जज करेंगे। बेसिकली हम उसे पहले बता देंगे कि आपका इसका भी जो बेस्ट रिजल्ट होगा और इसका भी जो स्पार्स सर्च का भी जो बेस्ट रिजल्ट होगा, हम उन दोनों को एक स्कोर के बेस के ऊपर जज करेंगे, और उन दोनों को हम कंबाइन करके दोनों के जो जितने भी रिट्रीव्ड चंक्स होंगे, जो बेस्ट चंक होंगे, हम उनको कंबाइन करके मॉडल को भेजेंगे और हम उससे आंसर रिट्रीव करेंगे। तो जो इस एग्जांपल में हमने किया है वो हम 50-50 दोनों को यूज कर रहे हैं। हम जो उसमें से आ रहे हैं चंक्स डेंस सर्च से, उसको भी हाफ उसके बेस्ट यूज करेंगे, और जो हमारे पास स्पार्स सर्च में आ रहे हैं उसके भी हम जो हाफ चंक हम उसके भी बेस्ट चंक्स यूज करेंगे। तो अब हम इन दोनों के ऊपर देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करेगी। इससे पहले रन में ओके। तो अब हमने इससे क्यूरी किया व्हाट इज द सैलरी रेंज फॉर हमजाज टीम। अब देखो इस चीज में हमारे पास सैलरी रेंज एक क्वेश्चन, एक हमारे पास क्वेश्चन है, और हमजाज टीम एक अलग है। ये दोनों चीजें हमारे डॉक्यूमेंट्स में दो डिफरेंट जगह पर दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में वो प्रेजेंट है। अब अगर हम सिंपली वो करते सिमेंटिक सर्च करते तो उसमें हमजाज टीम में भी वो सही तरह से अंडरस्टैंड ना कर पाता, तो हमें वो गलत आंसर दे सकता था। या फिर अगर हम सिर्फ स्पार्स सर्च करते तो उसे सैलरी रेंज का मीनिंग क्लियर नहीं होना था, तो इस वजह से हमें उसका आंसर नहीं मिलना था। तो अब हमने दोनों चीजें यूज की हैं, तो इसलिए हमें इसमें हमने दोनों के बेस्ट चंक रिट्रीव किए, और वो दोनों दे के जब मॉडल को हमने क्यूरी की तो हमें पूरी टीम की जो सैलरीज थी वो पता लग गई। जूनियर इंजीनियर की ये सैलरी है, सीनियर इंजीनियर की ये है, और इस तरह टीम लीड या मैनेजर उनकी ये सैलरी। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर हम सिमिलर सिर्फ सिंपल डेंस सर्च को अलोन यूज करते हैं तो भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो सही ना होने के चांसेस हैं, और स्पार्स सर्च अगर अलोन यूज करते हैं तो भी हमारे पास चांसेस हैं कि हमें सही कंटेंट नहीं मिलेगा। तो हमने इसलिए दोनों को यूज किया। अब कल हमने सर एक और ये भी। जी जी। ये हमारा जो स्पार्क हाइब्रिड सर्च है बिल्ट इन है लाइक सेमेंटिक सर्च, या हमें इसको मैन्युअली कोड के थ्रू करना पड़ेगा? ये हम मैनुअली कोड के थ्रू करते हैं, बट इसमें जो हमारे पास मैंने आपको बताया हमने लाइब्रेरीज यूज की हैं, तो उसमें ये हमारे पास सारी चीजें डिफाइंड है। तो एक्चुअल में हाइब्रिड सर्च को सर मैं यही इम्प्लीमेंट करने पूछ के रहा हूँ लिए कि आपको आपने, ये दो लाइनें बस लिखनी। ओके सर, आपने दोनों को क्या नाम है डेंस रिट्रीवर एंड DM25 रिट्रीवर दोनों को कंबाइन कर दिया क्लास के अंदर। जी। ओके सर, ये हम्म। सैम्पल रिट्रीवर लाइब्रेरी क्या करती है, थोड़ा बता दें? कौन से? ये जी सैम्पल रिट्रीवर, इन सैम्पल। ओके। ये आपने, ये इसमें हमारे पास जो हाइब्रिड रिट्रीवर है ये हमारे पास डिफाइंड है, इसमें हम इसके थ्रू यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में पता है ओके क्या होता है, जब अगर हम इन लाइब्रेरीज को यूज नहीं करें तो हमारे पास बहुत सी चीजें हमें मैनुअली इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं। हाँ, तो हमें मैं इन सर वही लाइब्रेरीज बात में वो पूछ रहा था। बिल्ट इन मिल जाता है, जी इसलिए जी, हम इन्हें ये यूज पूछ रहा करते था। हैं ताकि हमारी जो कोड की कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी कम हो। जी। ओके। तो इन अब हम सैम्पलर आगे मूव नाम है करते लाइब्रेरी हैं। का। सर हमारा लाइब्रेरी का नाम, हाइब्रिड सर्च भी हो गया। सर लाइब्रेरी का नाम इन सैम्पलर है। जी, आपकी आवाज कट गई। लाइब्रेरी का नाम इन सैम्पलर जी, है सर। इंसैम्बलर रिट्रीवर। ये ओके आपको मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा। जी जी। लाइब्रेरी का नाम इंसैम्बलर नहीं है, लाइब्रेरी में हमारे पास एक क्लास डिफाइंड है, उसका नाम है इंसैम्बलर। ओके ओके लाइब्रेरी सर। तो हम लैंगचिन यूज। ओके ओके सर। ये कोड नोटबुक भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, आप लोग इसे देख सकते हैं। कोई फर्दर आपका क्वेश्चन हो तो आप वो भी नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लैब में डिस्कस कर सकते हैं। ओके। तो
ओके, तो अब हम देखते हैं साइटेशंस क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिनेरियो है। ओके, हमने मॉडल से एक क्यूरी की और उसमें हमने हमने मॉडल से क्यूरी की, हमने उसमें उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा। अब उससे हमें उससे जो रेलेवेंट चंक्स थे या जो भी आंसर था वो हमें रिट्रीव करके बता दिया मॉडल ने। अब हम किस तरह ये जज कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिट्रीव्ड आंसर आया है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में से ही आया है, मॉडल ने अपनी तरफ से उसमें से कोई चीज़ ऐड नहीं की। तो वो हम किस तरह से जज कर सकते हैं? अब उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम एक तो साइटेशंस यूज करते हैं। साइटेशंस ये होता है कि मॉडल को हम स्पेसिफिकली बताएंगे कि जो भी हमें कंटेंट वो रिजल्ट में प्रोवाइड करेगा, जो भी बेसिकली रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के साथ वो हमें बताएगा कि ये उसने किस डॉक्यूमेंट में से या किस फाइल में से रिट्रीव किया है। फाइल नेम या कोई भी डेटा उस फाइल से रिलेटेड, हम बेसिकली फाइल नेम या डॉक्यूमेंट का नेम जो है वो उससे इंस्ट्रक्शंस में लिखते होते हैं। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें वो हमें बताएगा कि ये किस फाइल में से रिजल्ट रिट्रीव हुआ है। अब इस बेस पे हम जज कर सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट आया है वो हमारी इस फाइल में से आया है। या अगर हमने जज ना भी करना हो, हमने वैसे ही हमारी फाइल्स के अंदर सर्च करना हो कि ये इंफॉर्मेशन किस फाइल में पड़ी है, तो भी हम इस तरीके को यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं साइटेशंस। तो साइटेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो मॉडल होता है वो हमें रिटर्न करता है सोर्स भी हमारे उस आंसर के साथ। हम इसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। जो भी हमारे चंक्स रिट्रीव्स होते हैं उसके साथ हम उनको मॉडल को जब भेज रहे होते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, तो हम उससे साथ इंस्ट्रक्शंस में लिख के भेजते हैं कि हमें इसके सोर्सेज भी लिस्ट करने हैं। तो ये हमने एक प्रॉम्प्ट लिखी है इसमें, जो हम मॉडल को भेजेंगे हमारे रिट्रीव्ड चंक के साथ। मतलब साइटेशन से पहले तक हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है। जब हम साइटेशन या बात कर रहे होते हैं एलएलएम को भेजने की, तो उससे पहले तक हमने चंक्स रिट्रीव कर लिए होते हैं। ये हमारा पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया होता है। अब हमारे पास रेलिवेंट चंक्स हैं, अब भले वो हमने हाइब्रिड सर्च से यूज एक्सट्रैक्ट किए हैं या फिर हमने वो सिर्फ डेंस सर्च से किए हैं या सिर्फ स्पार्स सर्च से किए हैं। जो भी केस हमने यूज किया हमारे पास चंक्स रेलिवेंट आ गए हैं। अब उन चंक्स को जज करने के लिए, उन चंक्स के जो हमें सोर्सेज हैं, उस जो चंक्स के लिए जो हमें आंसर मिलेगा वो किस डॉक्यूमेंट में आया है, ये जानने के लिए हम साइटेशन यूज करते हैं। तो वो हम सिर्फ जो मॉडल होता है उसे इंस्ट्रक्शन में लिख के भेजते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने प्रॉम्प्ट लिखी है जो हम हमारे चंक्स के साथ अटैच करके मॉडल को भेजेंगे, और उसमें हमने उसे मेंशन किया है कि हमें 7 सोर्स भी लिस्ट करके देने हैं। इस तरह से इस फॉर्मेट में वो हमें आंसर रिटर्न करेगा। वो आंसर हमें आंसर होगा जो भी उसका हमारी क्यूरी और चंक्स के रेलिवेंट जो उसे आंसर मिलेगा वो बताएगा, और जिस सोर्स से वो आंसर उसने रिट्रीव किया होगा वो आंसर हमें बताएगा। तो अगर हम इसे रन करें, बस इसमें चेंज किया था। सारे ओके, तो इससे मैंने पहले आई गेस ओपन एआई के लिए बनाया था और अभी हम ग्रॉक से काम कर रहे हैं, तो इस वजह से एरर दे रहे हैं। तो बेसिकली जब हम इसमें इस तरह से वो करते होते हैं, क्यूरी करते हैं मॉडल से, तो हमें वो सात सोर्सेज भी लिस्ट करता है। ये मैं आपको करेक्ट करके इसका जो सिंटेक्स होगा ग्रॉक के अकॉर्डिंग वो आपके साथ ये फाइल शेयर कर दूंगा, आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। अभी अगर हम करेंगे तो हमें टाइम लग जाएगा काफी। तो ये मैं आपके साथ करेक्ट करके भेज दूंगा। तो बेसिकली जो हमें आंसर रिटर्न होगा इस कोड के थ्रू साइटेशंस में, वो इस फॉर्मेट में होगा कि हमारा जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो आंसर में आएगा, और यहाँ पर मॉडल ने हमें सोर्सेज में वो फाइल्स मेंशन हो गई, लाइक वो वैलिड पॉलिसी वाला हमारा एक डॉक्यूमेंट था, या इस तरह जिस भी डॉक्यूमेंट से उसने वो किया होगा रिट्रीव, वो हमें डॉक्यूमेंट की उस डॉक्यूमेंट का या उस फाइल का नेम बता देगा। सर एक अब दफे से कोड थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे आप? मतलब जी किस मैं तरह कोड से भी हमने एक्सप्लेन। साइटेशंस को, साइटेशन टेक्निक को। ओके, ये हम यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमारे पास एक्चुअल में प्रॉम्प्ट है। हमारे पास ये लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट बिलो, और इसमें हम कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट वो चंक्स हैं जो हमने रिट्रीव की। ओके,
अब कॉन्टेक्स्ट ये एक हमारे पास वेरिएबल होगा जो हमारे पास जब हम इसको भेज रहे होंगे मॉडल को, तो इस कॉन्टेक्स्ट की जगह पे हमारा एक्चुअल कंटेंट आ जाएगा जो हमने रिट्रीव किया। और इसी तरह हम क्वेश्चन उसे साथ बताएंगे कि ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जगह पे ये जो करली ब्रैकेट्स लगी हैं यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा, यूजर ने जो क्यूरी की होगी वो आ जाएगी। इसी तरह हमने उससे बोला कि फॉर्मेट किस में आंसर रिटर्न करना है, वो आंसर लिखेगा कीवर्ड, और उसके आगे जो भी आंसर होगा वो आएगा, और इस तरह वो सोर्सेज लिखेगा और जितने भी सोर्सेज होंगे वो आए। अब इसमें हमारे पास जब हम उसे डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, हम उसे दो चीजें भेज रहे हैं। सोर्स जो भी हमारा होगा वो मेटा डेटा में हमारे पास स्टोर होता है हमारे डॉक में। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में जब हम डॉक्यूमेंट्स को हमारे पास जितने भी वो थे हम उन्हें डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना रहे होते हैं, तो हम उसके साथ मेटा डेटा अटैच करते हैं। इस फॉर्म था हमारे पास। हम यहाँ पे मेटा डेटा अटैच करें किस तरह, हम सोर्स लिख रहे हैं, ये एक की वैल्यू पेयर की बेस में हम उसे स्टोर कर रहे हैं। हम इसमें सोर्स लिखेंगे और आगे उसका नेम लिख देंगे जो भी हमारे पास वो होगा, टॉपिक का नेम होगा या फाइल का नेम। बेसिकली हम ये फाइल्स को ट्रीट कर रहे हैं और ये उन फाइल्स के नेम। ओके, तो इस तरह हम उसे बताएंगे सर आप वहाँ पे कि एज अ मेटा डेटा पास कर रहे हैं उसको। जी हम उसको एज ए मेटा डेटा पास कर रहे हैं उसके अंदर। तो मॉडल हमारा तो मेटा डेटा भी रीड कर सकेगा और हमारा कंटेंट भी रीड कर सकेगा। तो वो उस बेस पे हमें रिटर्न जब करेगा तो वो मेटा डेटा ही हमें रिटर्न कर देगा कि आपका ये वाला जो आंसर है वो इस मेटा डेटा से आया है, और उसी मेटा डेटा में हमारे पास फाइल का नेम है। ओके। और सर वो आप प्रॉम्प्ट में पास कर रहे हैं जो जी हम वो हमारे प्रॉम्प्ट में पास ओके। सो हमारे पास रैक मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रैगेस का कॉन्सेप्ट। ओके, जिस तरह हम साइटेशन में, अब साइटेशन के हमारे पास मैंने आपको दो यूजेस बताए। एक तो अगर हमने सोर्स जानना है कि सोर्स क्या है, क्या वो वैलिड है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स में से ये जानना है कि कौन सा हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किस डॉक्यूमेंट में पड़ी है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर हम इसे इस वे से देखें कि हमारा जो कॉन्टेंट आया है हम इसे जज करने की बेस पे अगर देखें तो वो किस फाइल में से आया है, अगर हम सिर्फ नाम की बेस पे जब जज करेंगे तो आई गेस वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। बिकॉज हमारी उस फाइल में से आ सकता है बट मे बी मॉडल ने उसके अंदर कुछ चीजें एडिशनल ऐड कर दी, तो ये इतना क्लियरली उस चीज को हमें नहीं बताता। इसके लिए हम यूज करते हैं रैगेस का कॉन्सेप्ट। रैगेस बेसिकली होता है रैग असेसमेंट सूट। इसमें हमारे पास चार चीजें हम आंसर ले रहे होते हैं। जो हमारे पास जनरेटेड कंटेंट होता है, अब ये किस स्टेप पे आता है, जब हमने चंकिंग भी कर ली, रिट्रीवल भी कर लिया, हमने मॉडल से आंसर ले भी लिया, अब हम उसको जज करने के लिए उसके ऊपर ये अप्लाई करते होते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली चार चीजें आंसर हो रही होती हैं कि जो हमारे पास आंसर आया है क्या वो हमारे डॉक्स में से ही आया है, हमने कितने यूजफुल चंक्स रिट्रीव किए, कि हमारा जो कंटेंट था हमने उसके लिए कितने चंक्स रिट्रीव किए और उसमें से यूजफुल कितने थे जिनके अंदर एक्चुअल आंसर था। ये तो नहीं हो रहा कहीं मॉडल हमारा बहुत ज्यादा जो चंक्स हैं उनको ही रिट्रीव कर रहा है और उसमें से हमारा आंसर सिर्फ कुछ चंक्स में, दो से तीन चंक्स में है, और बाकी सारे एक्स्ट्रा उसने रिट्रीव कर लिए हैं। या फिर हम ये जज कर रहे होते हैं कि हमने जितने इंपॉर्टेंट चंक्स थे क्या वो सारे रिट्रीव किए हैं, मॉडल ने कोई मिस तो नहीं कर दिया उस उनमें से चंक्स। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि जिन चंक्स में एक्चुअल में हमारा आंसर था वो उसने मिस कर दिया और उसने कोई और ही चंक्स रिट्रीव कर लिए। और लास्ट चीज हम ये जज करते हैं कि जो हमारा आंसर था क्वेश्चन से वो कितना रेलिवेंट है। हमने एग्जैक्ट जिस चीज के बारे में क्वेश्चन किया है क्या मॉडल ने हमें उसी चीज के बारे में आंसर बताया है, कहीं उसने और चीजें उसमें तो नहीं कर दी, एडिशनल इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से तो नहीं ऐड कर दी, या फिर उसमें जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट थी हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी। तो बेसिकली ये चीजें हम असेस कर रहे होते हैं हमारे रैगर्स। इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या होता है कि हम इन सारी चीज़ों को जज करते हैं। ये हमने फाइल्स में भी आपने कल देखा था कॉन्सेप्ट, इसमें ज़्यादा क्लियरली बताया होगा कि जितने चंक्स हमने रिट्रीव किए हैं वो कितने रेलिवेंट हैं। तो हम उनकी जो जज करते हैं उनको वैल्यू की बेस पे जज करते हैं। ये वैल्यूज हमें रिटर्न होती हैं रैगेस असेसमेंट के बाद। तो अगर हमारा जो कॉन्टेक्स्ट प्रिसीजन के हमारे कितने रेलिवेंट चंक्स रिट्रीव हुए उसमें हमें आंसर 0.80 या उससे से ज्यादा के मिल रहा होता है, तो मतलब वो कर रहे हैं हमारे पास एक्यूरेट है, वो हमें रेलिवेंट चंक्स मिले। इस तरह अगर हमारा जो टारगेट है वो ऑल रिट्रीव चंक्स में, जब हम वो दूसरा जज कर रहे होते हैं कि कितने उसने चंक्स रिट्रीव किए हैं नीडेड जो इंपॉर्टेंट है, उसने
जो अनइम्पोर्टेंट चंक्स है वो तो नहीं रिट्रीव कर लिए, उसको भी हम एक सर्टेन वैल्यू देते हैं कि 0.80 से अगर ज्यादा है, 0.70 से अगर ज्यादा है, तो वो हमारे पास एक्चुअल में करेक्ट है, या उतना वो उसने ठीक आंसर दिया। तो ये वैल्यूज हमारी चेंज हो सकती हैं, ये वैल्यूज फिक्स नहीं है। ये सिनेरियो टू सिनेरियो, या जो हमारे पास जितने प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है कि हम कितना एक्यूरेट या कितना प्रिसाइज जाना चाहते हैं, या कितनी हम उसमें जो वो है कंफ्यूजन है वो हम बेयर कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये फिक्स नहीं होती वैल्यूज, बट हम यूजुअली इतनी ही वैल्यूज 0.80 0.70 तक यूज करते होते हैं इन चीज़ों को जज करने के लिए। तो इसका कोड अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हम रैगेस को इंपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, और हमारे पास जो वो हैं हमारे क्वेश्चंस हैं, वो हम मॉडल से इवेल्युएट करने के लिए हम उससे क्यूरी कर रहे हैं मॉडल से। तो अगर हम, मैंने इसे आपको रन करके दिखाऊं, तो वैसे इसमें भी वही एरर है, नाइव चेंज डिफाइन, इसमें भी वही है इशू, ये ओपन एआई के लिए हुआ है हमारे पास कॉन्फ़िगर। तो इस बेस में हमारे पास वो मॉडल क्या रन कर रहा होता, रिटर्न हमें बेसिकली क्या कर रहा होता है, हमें इस तरह की वैल्यूज रिटर्न हो रही होती हैं, 0 पॉइंट कितनी वैल्यू है जो हमें वैल्यू रिट्रीव हुई है। तो हम उसे कंपेयर करते हैं हमारी जो टारगेटेड वैल्यू होती है उसके साथ, क्या वो वैल्यू हमारी इक्वल है, क्या उससे ज्यादा है, तो हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आई है, हमारे पास ज्यादा चंक्स जो अनइम्पोर्टेंट चंक्स है वो रिट्रीव नहीं हुआ है, हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्यूरेटली आंसर हो गया है। तो इस तरह हम उसे जज करते हैं। और अगर ये वैल्यूज ना हो तो हम उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो प्लान करते होते हैं कि हमें इसे दोबारा से जो हमारी वो है सर्चिंग टेक्निक है वो चेंज करने की जरूरत है, क्या हमारे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। तो उस बेस पे जो भी हमारे पास स्टेप्स होते हैं हम उन्हें जज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कोड क्या कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से हम जितने भी एवेल्यूशन के हमारे क्वेश्चंस हैं हम एक एक करके मॉडल को भेज रहे हैं उसके ऊपर क्वेरी करने के लिए, और हम दो चीजें उससे ले रहे हैं, एक तो वो क्वेश्चन और एक उसका आंसर। अब इसमें मैंने लिमिट कर दिया था कि उसका जो आंसर है वो सिर्फ 100 कैरेक्टर शो होंगे, बट एक्चुअल जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम पूरे आंसर को उसे जज करने के लिए रीड करते हैं। तो ये हो गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने कल भी डिस्कस किया था वो था मेमोरी का। अब तक आपने जितने भी हमने देखे क्वेश्चन जो हम रैग में देख रहे थे, तो सर अगर हम रैक को अभी यूज नहीं कर सकते, रैगस को, हम्म, तो हम सर लैंग स्मिथ को यूज कर सकते हैं अभी? ओके, लैंग स्मिथ का हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम उसे यूज कर सकते हैं, बट हम प्रेफर जो कर रहे होते हैं, जो हमारा एक्चुअल कंटेंट रिट्रीव होने के बाद हम यूज करना चाहते हैं, वो उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम रैगेस को यूज। आप लैंग स्मिथ भी यूज कर सकते हैं, बट लैंग स्मिथ आपको मैंने इसलिए नहीं करके दिखाया बिकॉज हमें वो सेटअप करना पड़ना था, और उसको आपको जब आपने उसकी प्रैक्टिस वगैरह भी करनी थी तो आपको उसकी एपीआई की यूज और इस तरह वो सारी चीजें सेटअप करनी पड़ती हैं। ये चीजें जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये आपको इस तरह पीसीज में शो हो रही होंगी कि आपने पहले रैग बेसिक पढ़ा, फिर अब आपको एडवांस रैग हम पढ़ रहे हैं। तो दो अलग अलग चीजें हो रही हैं, बट विद टाइम हमारे जो नेक्स्ट मॉड्यूल्स हैं, जो नेक्स्ट लैब्स हैं, हम उनके अंदर प्रॉपर एक इम्प्लीमेंट करके फुल प्रोडक्ट भी बनाएंगे। जब हम फास्ट एपीआई पढ़ेंगे उसे डिप्लॉय करने के लिए, तो हम एक रैग बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें जब ये सारी चीजें आपस में कनेक्ट होंगी तब हम देखेंगे कि हमें किस तरह यूज करना है, हम बैगेस को यूज करेंगे या हम लैंग्समिथ को यूज करेंगे या हम दोनों को यूज करेंगे उसके। तो ये सारी चीजें अभी पीसीस में पढ़ाने का आपको बस ये मकसद है कि आप कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इस तरह चीजें वर्क करें। हम इन सबको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और फिर आप उस वक्त हम जज करेंगे कि हमें किस तरह चीजें यूज। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा था मेमोरी का। हमने अभी तक जितने भी जो क्वेश्चंस देखे हैं इसके अंदर, जो सिनेरियोज देखे हैं, उसमें यही होता है कि हम एक क्यूरी करते हैं और हमें उसके ऊपर एक आंसर मिल जाता है। जो भी क्वेरी होती है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके लिए एक आंसर मिल जाता है। बट ये होता है कि अगर मैं उससे दोबारा क्वेरी करूं उस मॉडल से हमारे प्रीवियस आंसर के अकॉर्डिंग, तो उसे नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं उससे मॉडल से पूछता हूँ कि किस पर्सन के बारे में हमारे डॉक्स में इंफॉर्मेशन है, तो वो मे भी हमें बता दे कि हमजा खान के बारे में इसमें लिखा हुआ है, या फिर जिस पर्सन के बारे में भी लिखा होगा। बट अगर मैं उससे पूछता हूँ कि उसकी सैलरी क्या है, तो अब वो मॉडल मुझसे क्वेश्चन आगे कर लेगा, या फिर वो आगे से बोल देगा आई डोंट नो, या फिर वो पूछ लेगा का किसकी बात करें। मतलब मॉडल को याद नहीं रहेगा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन क्या किया था। अब
और इधर भी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी। अब इसमें उसने आंसर कर दिया कि यू मस्ट सबमिट विद इन 30 डेज। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस के अकॉर्डिंग किया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो आई डोंट नो बोल सकता है, या फिर वो हमें कोई आंसर ही नहीं करेगा, या अपनी तरफ से कुछ भी वो बोल देगा। तो अब वहां पे वो मॉडल कंफ्यूज हो गया, बिकॉज उसके पास जो प्रीवियस हमारी चैट है उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मौजूद, हमें उसके पता नहीं है कि प्रीवियस चैट क्या हो रही थी, किस टॉपिक पे बात हो रही थी, और उसने आगे जो बात हुई है वो किस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसको फिक्स करने के लिए हम मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब बेसिकली मेमोरी में हम किस तरह वर्क करते हैं, हम हमारी जो भी प्रीवियस क्यूरीज हुई होती हैं हम उनको भी मॉडल को भेजते हैं। हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम सेंड कर रहे होते हैं मॉडल को, हम यहाँ पे इस तरह से चीजें भेजते हैं। हमारे पास जो रिट्रीव्ड चंक्स होते हैं हम वो ऐड करते हैं। हमारी बेसिकली पहले तो हमारी प्रॉम्प्ट होती है जो हमने प्रॉम्प्ट उसे दी, हम उसके साथ हमारा जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव किया होता है हम वो बताते हैं मॉडल को। इसके साथ हमारा जो रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट था हमने वो अटैच कर दिया इसके साथ एक प्रॉम्प्ट के उसे क्या करना है, बेसिकली जज क्या करना है, क्यूरी जज क्या करना है और किस फॉर्मेट में आंसर रिटर्न करें। उसके बाद आ गया कॉन्टेक्स्ट, उसके साथ हमने उसे बता दिया कि उसे किस फॉर्मेट में हमें आउटपुट भेजना है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत चीजें इंक्लूड करते हैं हमारे पास, मेटा डेटा भी और जो हमारा कंटेंट होता है जो रिट्रीव्ड चंक्स होते हैं वो भी, ये दोनों चीजें हम इसमें इंक्लूड करके प्रॉम्प्ट के साथ मॉडल को भेजते हैं। अब अब हम थर्ड चीज नेक्स्ट क्या करेंगे, हम मॉडल को हमारी जो प्रीवियस चैट हुई होती है जो हमने यूजर ने क्यूरीज की होती है हम वो भी अटैच करते हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट, ताकि उसे पता चल सके कि क्या क्या बात अब तक हुई है, किस टॉपिक पे बात हो रही थी, और उसे जो नेक्स्ट क्यूरी पूछी है वो किस टॉपिक से रेलेवेंट है। तो अब हम इस तरह करेंगे कि हम जो हमारी प्रॉम्प्ट होगी उसके साथ हम चंक्स को या जो हमारा कंटेंट होगा उसके साथ साथ हम प्रीवियस जितने भी मैसेजेस या जो हमारी क्यूरीज के आंसर्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों अटैच करके एक क्यूरी बना के हम मॉडल को भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग अब वो हमें आंसर करेगा। तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं मेमोरी का कॉन्सेप्ट। दोबारा रिपीट कर दिएगा। जी, तो देखें हमारे पास ना पहले प्रॉब्लम क्या थी, आप पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें। हमारे पास पहले था कि हमने मॉडल से एक क्यूरी की, मैंने किसी चीज के बारे में उससे पूछा, उसने मुझे उसका आंसर दे दिया। अब अगर मैं दोबारा उसी चीज के बारे में एक नया क्वेश्चन पूछूंगा तो मॉडल को पता नहीं होगा। इमेजिन हमने उससे क्वेश्चन किया वही एक पर्सन के बारे में कि इस डॉक्यूमेंट में किस पर्सन से के बारे में बात हो रही है, उसने हमें बता दिया हमजा खान के बारे में। अब मैं उससे मॉडल से पूछता हूँ कि इसकी सैलरी कितनी है या वो किस टीम में काम करता है। तो अब मॉडल कंफ्यूज होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो किसी में टीम की बात कर रहा हूँ, मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने हमजा खान स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। तो अब मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा, उसके पास हमारे प्रीवियस मैसेजेस जो हैं उनकी मेमोरी नहीं होती। आपने अगर चैट जीपीटी यूज किया है तो आपको पता होगा कि जब हम एक हर क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसे प्रीवियस का कॉन्टेक्स्ट पता होता है। तो वो इसी तरह से होता है, उसे पता होता है। बट हमारे अभी तक जितना भी हमने रैग इम्प्लीमेंट किया है उसके अंदर हमने देखा है कि हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता मॉडल। तो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मेमोरी यूज करते हैं, मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब मेमोरी का कॉन्सेप्ट वर्क किस तरह से करता है, किस तरह हमारा मॉडल याद रखेगा कि हमने पिछली जो बात उससे की थी वो क्या बात थी या वो किस टॉपिक पे थी। तो हमने देखा था कि हम जब मॉडल को क्यूरी भेज रहे होते हैं, क्यूरी सेंड कर रहे होते हैं, तो हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि कि इसके साथ मैंने एक कॉन्टेक्स्ट अटैच किया है, उसमें मेटा डेटा भी है, और इसके अकॉर्डिंग इस कॉन्टेक्स्ट में से आंसर कर दो, और अगर आंसर नहीं है इसके अंदर तो आई डोंट नो या फिर इस तरह बता दो कुछ। तो वो एक प्रॉम्प्ट हो गया, हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट के साथ हमारे जो एक्सट्रैक्टेड चंक्स होंगे हम वो साथ मेंशन करते होते हैं। ये काम अब तक हमने किया था, हम एक्सट्रैक्टेड चंक्स और प्रॉम्प्ट भेज रहे थे मॉडल को। अब इस चंक्स के साथ हमारा यहाँ पे मेटा डेटा भी साथ ही होता है। तो ये काम इतना हमारे पास हो रहा था अब तक, हमारी प्रॉम्प्ट और ये वाला काम। बट अब हमने इसमें एडिशनल चीज ऐड करनी है मेमोरी के लिए। अब मेमोरी के लिए हम क्या उसमें ऐड करेंगे, हिस्ट्री। हमारी जितनी भी चैट हुई है, जिस जो यूजर ने क्यूरीज पूछी थी और उसके अकॉर्डिंग हमें जो आंसर मिला था, हम वो सारी क्यूरीज और उनके आंसर्स अटैच करके एज ए हिस्ट्री या एज ए मेमोरी उस प्रॉम्प्ट में अटैच करके मॉडल को भेजेंगे। तो अब मॉडल के पास क्या क्या चीजें जाएंगी, एक प्रॉम्प्ट होगी, एक्सट्रैक्टेड चंक्स मेटाडेटा उस फाइल का,
वो दोनों चीजें होंगी, और हिस्ट्री भी उसके पास होगी। तो अब मॉडल को पता होगा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन उससे क्या पूछा था और ये किस टॉपिक के ऊपर बात चल रही है। तो अब वो मॉडल हमें ज्यादा एक्यूरेटली आंसर कर पाएगा अगर मैं उसे एक क्लियर क्वेश्चन नहीं भी पूछता तो। सर फिर इस तरह से तो अच्छा तो कॉन्टेक्स्ट सर विंडो। यहाँ पर जी सर। हमारे ऊपर जो एक्सपेक्टेड चंक होंगे, जो हमारे चंक्स जी जी। होंगे, वो हमारी जो करंट क्वेरी होगी, फॉर एग्जांपल मैंने इससे पूछा कि मेरा नाम, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने फर्स्ट प्रॉम्प्ट पूछी, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन करा, उसने रिस्पॉन्स दिया, फिर दूसरा हम्म। मैंने उस पहली क्वेश्चन से रिलेटेड उससे पूछा, तो वो जो ये जो एक्सपेक्टेड चंक्स हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसकी बेसिस पर जो रिट्रीव हुए चंक होंगे वो होंगे ना ये। आपकी आवाज डिस्ट्रैक्ट हो गई एंड में। सर हमने उससे क्वेश्चन किया। जी जी। सर वेट, देखें ये ना इस तरह हो रहा होता सर है। मेरा क्वेश्चन, सर सॉरी हम्म सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि देखें, बेसिकली हमारा हमने पहला क्वेश्चन पूछा रैक सिस्टम से, उसने रिस्पॉन्स कर दिया, और दूसरा हम्म। आके जब हमने उससे क्वेश्चन पूछा तो ये जो रिट्रीव चंक्स हैं, ये एक्सट्रैक्टिव चंक्स हैं हमारे पास मेटा डेटा, ये दूसरे क्वेश्चन की बेसिस पे जो रिट्रीव हुए हैं, ये वो वाले चंक्स होंगे या फिर ये प्रीवियस जो चंक्स होंगे वो होंगे? नहीं नहीं, ये हमारे दूसरे क्यूरी के अकॉर्डिंग जो होंगे वो चंक्स होंगे। ओके ओके। और इसके साथ सिर्फ हिस्ट्री हम अटैच करेंगे प्रीवियस क्यूरी की, ताकि उसे बस पता ओके हो कि प्रीवियस ये क्वेश्चन हुआ था। ओके, तो सब सेम रहेगा, बस वो हम यहाँ पे हिस्ट्री ऐड कर देंगे। हिस्ट्री ऐड कर देंगे। ओके ओके। अच्छा सर, ये हिस्ट्री जो हम ऐड करते हैं, जी। ये हिस्ट्री हम ये इस तरह से तो ये बढ़ती चली जाएगी, और ये फिर क्या हम समराइज फॉर्म में ऐड करते हैं या? एग्जैक्टली, यही बात मैंने आगे डिस्कस करनी थी। ये हिस्ट्री, अब देखें हमारे पास एक दो तीन मैसेजेस होंगे तो हिस्ट्री कम होगी, हम साथ भेज सकते हैं, बट अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो फुल हो सकती है, या फिर मॉडल इतनी ज़्यादा को रीड ही नहीं करेगा हिस्ट्री को। तो फिर हम उसे कॉम्पैक्ट करते होते हैं, बेसिकली हम उसे समराइज करते होते हैं। हम वो हिस्ट्री जो होती है, अब एक इसमें लिमिट सेट की होती है हमने कि 15 क्यूरीज के बाद या 20 क्यूरीज के बाद वो सारी जो हमारी हिस्ट्री है वो कॉम्पैक्ट होगी, समराइज होगी, और फिर वो आगे चलेगी। तो इसलिए जब आप इवन चैट जीपीटी से भी बात करते हैं तो आपने पहले 10-15 मैसेजेस में उसके पास सारा कॉन्टेक्स्ट होता है, बट जब हम आगे बहुत ज्यादा मैसेज कर लेते हैं, इमेजिन आपने 50 से 60 क्यूरीज कर ली, अब अगर आप फर्स्ट वाले 2-3-4 मैसेजेस की बात करेंगे तो वो एक्यूरेट आंसर नहीं कर पाएगा। उसके पास कॉन्टेक्स्ट होगा कि ये बातें हुई थी चैट में, बट वो मे भी कुछ रॉन्ग आंसर करे। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उसकी जो हिस्ट्री होती है उसे कॉम्पैक्ट कर देते होते हैं। ओके ओके। सर। तो इसी तरह हमने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, इसको रीराइट करवाने के लिए, अब अगर ये वर्क करे तो इसमें जो अब हमने प्रॉम्प्ट लिखी है कि हमने चैट हिस्ट्री का भी इसे साथ बताया है कि ये चैट हिस्ट्री थी, इस तरह इसके इसके अकॉर्डिंग एक फॉलोअप क्वेश्चन है, और उसको इसने आंसर करना है जो हमारी हिस्ट्री थी उसको कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए। अच्छा तो सर, ये हिस्ट्री जो है, ये जी हिस्ट्री जी। कहाँ सेव होगी? ये डीबी में सेव होगी या कैशे में सेव होगी या फिर डिस्क में? नहीं, ये हिस्ट्री जब हम उसे भेजते हैं, लाइक आपने जो भी क्यूरी हमारी सेंड होगी हम उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री क्रिएट करके उस मॉडल को साथ क्यूरी के साथ भेजते हैं। देखें, हमने इसे स्टोर करके रखा नहीं है, डेटाबेस में हम स्टोर करवाते हैं जब हम एम्बेडिंग्स क्रिएट करते हैं। क्या आपका जो यूजर का क्वेश्चन होता है आप उसे वहां पे कर रहे होते हो किसी तरह स्टोर कर रहे होते हो? नहीं, वो हम जो प्रॉम्प्ट होती है उसके टाइम पे बस उसे भेजते होते हैं। सिमिलर हम सही। हिस्ट्री को उसमें स्टोर नहीं करवा रहे डेटाबेस में, हमें जब क्यूरी करनी है हम उसी टाइम पे सारी जो वो प्रीवियस हमारे पास होता है क्यूरीज, हम उसके अकॉर्डिंग उससे बस साथ अटैच करके भेजते हैं। डेटाबेस में हम अटैच मीन्स आप करवाते हैं हमारी शॉर्ट टर्म एम्बेडेड। मेमोरी की बात कर रहे हैं आई थिंक। जी जी, एग्जैक्टली। सर फिर ये कैशे में सेव होगी ना? जी जी, ये कैशे में ही सेव होगी उसमें, ओके। मीन्स वो टेम्परेरी डेटाबेस में हम होगी नहीं। जब तक वो। जी, वो टेम हमारी चैट चल रही होगी तब तक वो करेगा। ओके, तो इस तरह हमारा ये मेमोरी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो मेमोरी का बेसिक आपने बस ये याद रखना है कि जो मेमोरी हमारे पास वर्क कर रही होती है उसमें हम साथ हिस्ट्री अटैच करके भेज रहे होते हैं। ये नहीं है कि इसमें कुछ मॉडल के पास डेटाबेस का या ऐसा कुछ एक्सेस है कि वो प्रीवियस चीज़ें रीड कर रहा है, या हमारे इवन जो एलएलएम है उसके पास एक्सेस है। एलएलएम के पास हमारे कोई एक्सेस नहीं होता मेमोरी का। ये मेमोरी जो हमारी हिस्ट्री होती है ये हम साथ ही भेज रहे होते हैं हमारे प्रॉम्प्ट के साथ, ताकि बस उसे कॉन्टेक्स्ट रहे। एलएलएम के पास हमारी जो पर्सनल चैट होती है इसका एक्सेस, पर्सनल जो हिस्ट्री होती है इसका एक्सेस नहीं होता। ओके सर।
सर इसका ओके। कोड। हाँ, कोड, ये जो फाइल है ये मैं आपके साथ ग्रॉक के अकॉर्डिंग करके चेंज करके इसको, ताकि ये रन कर रही हो सही तरह से, कर दूंगा आप इसे। हाँ, आप लोग इसे वो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका इसमें कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो वो आप नेक्स्ट लैब में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और आई गेस हमारे रैक के कॉन्सेप्ट इसी वीक तक थे। नेक्स्ट हम और हमारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद हमने डिप्लॉयमेंट वाले फेज में भी जाना है। तो वो जिस तरह भी होगा हम डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, डॉक्यूमेंटेशन का भी मैंने लिंक दे दिया, अगर आपने वो रीड करना है कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अगेन, आपने मेमोराइज नहीं करनी ये चीज़ें, आपने बस कॉन्टेक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी है कि इस तरह ये चीज़ें वर्क करती हैं। कोड ये आप कॉपी सर पेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से ये सारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व होती हैं। जी जी। सर यहाँ पे हम लैंगचन की जो बिल्ट इन मेमोरीज हैं, लाइक वो मेमोरी बफर, लाइक मल्टीपल काइंड्स ऑफ बिल्ट इन मेमोरीज हैं, जो हम्म। मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट विंडो इश्यूज आते हैं उसको रिजॉल्व करती है, तो हम उनको यहाँ यूज नहीं कर सकते, लाइक जो हम कर नॉर्मल सकते चाइल्ड हैं। कोड होता है। जी, हम लेकिन उन्हें भी यूज कर सकते हैं। आपके इधर जो हमारा अभी तक हमने जो किया था स्टडी, इसीलिए वो कवर नहीं करवाया आपको, कि अभी हमने ये बेसिक चीजें कवर करनी थी। तो हम वो भी यूज कर सकते हैं सर अगर हम आपको उनका यहाँ कॉन्सेप्ट पर है। जो है, तो हम यहाँ हम्म। पर जो है वो हम मैनुअली जो है हिस्ट्री पास कर रहे हैं, अपने जी, फ्रॉम के अंदर जो इंजेक्ट कर रहे प्रॉम्प्ट के हैं। अंदर ओके इंजेक्ट सर, कर दो। तो सर यहाँ पे अगर कॉन्टेक्स्ट का इशू नहीं आ सकता है यहाँ पे अगर। मैंने बताया ना कि कॉन्टेक्स्ट का इशू आएगा तो हम उसे कॉम्पैक्ट करेंगे उस हिस्ट्री को। तो अब वो अगर ज्यादा, इमेजिन हमारे पास हिस्ट्री पड़ी है 15 क्यूरीज की, तो वो 15 को कॉम्पैक्ट करके हमारे पास जो समरी बनेगी वो अटैच करके भेजेगा। वो हम बिल्ट इन मेमोरीज के थ्रू भी कर सकते हैं आई थिंक सर। वो हम बिल्ट इन मेमोरी में भी कर सकते हैं, उनमें भी ये फीचर होते हैं। ओके, तो आज का इतना ही था हमारा सेशन। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट भी कर सकते हैं, कोड भी ओके। आपके साथ शेयर हो जाएगा। एंड आज के लिए इतना ही था। अच्छा सर, क्यूरी एक्सपेंशन का हमने एस्पेक्ट नहीं देखा। जी सर। हेलो। जी सर, आवाज आ रही। हेलो। हेलो।